दोस्तों 1991 का वर्ष भारतीय अर्थव्यवस्था खासतौर पे आप कह सकते हैं कि आर्थिक दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष है, क्योंकि 1991 से पूर्व और 1991 के पश्चात हम दो हिस्सों में भारतीय अर्थव्यवस्था को डिवाइड करते हैं। तो 1991 से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था समाजवाद की तरफ झुकी हुई अर्थव्यवस्था थी, केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था थी। इस वाली वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं कि आखिरकार 1991 से पहले भारत के अंदर जो आर्थिक नीति अपनाई जाती थी उनकी क्या विशेषता थी। एक और वीडियो हम अगले बनाएंगे, उसमें बताएंगे 1991 के बाद किस तरीके की हमने अपनी आर्थिक नीतियों में परिवर्तन किया। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि 1991 से पहले जो भारत के में आर्थिक नीति अपनाई जाती थी उसके अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि उसमें सार्वजनिक क्षेत्र को अत्यधिक महत्व दिया गया। यानी कि सरकार ने यह माना कि सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि ऐसा उद्योग धंधे जिस पर सरकार का नियंत्रण हो, उसके माध्यम से ही किसी देश के आर्थिक विकास के चरण को आगे बढ़ाया जा सकता है। साथ ही साथ हमारी जो पॉलिसी थी वो संरक्षणवाद थी। संरक्षणवाद का मतलब है भारतीय उद्योगों को विदेशी प्रतियोगिता से बचाने की पॉलिसी। इसके अलावा हमने निजी क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए नियंत्रित किया, क्योंकि हमने ये देखा कि अगर निजी क्षेत्र खुलकर काम करेगा तो कहीं ना कहीं जाके संपत्ति का केंद्रीकरण हो जाएगा, यानी कि कुछ लोगों के हाथों में संपत्ति रह जाएगी और समाज का एक बड़ा वर्ग निर्धन रह जाएगा। यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था की यह विचारधारा समाजवाद से प्रेरित थी, जिसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था हालांकि मिश्रित अर्थव्यवस्था थी, लेकिन जो झुकाव था वो समाजवादी अर्थव्यवस्था की तरफ था, जिसका इन नीतियों का उद्देश्य था कि हम औद्योगिकरण को प्राप्त करें, आत्मनिर्भर प्राप्त करें और सामाजिक ढांचे के भीतर समान विकास को बढ़ावा दें। यानी कि देश अपना विकास तो चाहता था, लेकिन वो सामाजिक ढांचा यानी कि देश के अंदर गरीबी, असमानता, बेरोजगारी ये अपने चरम पर ना पहुंचे, क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी बहुत ज्यादा होती है, असमानता बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए जब भारत ने नई आर्थिक नीति नहीं अपनाई थी, उससे पहले 1991 से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था का जो झुकाव है वो समाजवादी ढांचे की तरफ रहा है। मुख्य विशेषताओं की बात करें तो सार्वजनिक क्षेत्र पर भारी निर्भरता। अगर आप 1956 की औद्योगिक नीति को पढ़ोगे तो 1956 की औद्योगिक नीति में 17 ऐसे उद्योग थे जो कि बड़े बड़े उद्योग थे, उनको सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित कर दिया गया। यानी कि ऐसे उद्योगों को निजी क्षेत्र में काम करने की अनुमति नहीं थी। लोहा, इस्पात, खनन, भारी मशीनरी, दूरसंचार, विद्युत उत्पादन, ये सारे के सारे उद्यम जो हैं वो सरकार ने अपने हाथ में ले लिए। सरकारी क्षेत्र को समाजवादी अर्थव्यवस्था उद्देश्यों को पूरा करने के लिए विकास का प्रमुख इंजन माना गया। यानी कि इस विचारधारा के अनुसार केवल सरकार ही विकास को ला सकती है और समानता ला सकती है। 1921 के 80 के दशक तक और 1980 के दशक तक कुछ उद्योग उपक्रमों में इसकी छूट भी दी गई। 1980 के दशक तो दोस्तों 1990 तक आते आते जो पीएसयू का टोटल जीडीपी में योगदान है वो लगभग 27% के आसपास बना रहा। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं जिसमें है निजी क्षेत्रों का नियंत्रित विकास। देखिए, सरकार के द्वारा निजी क्षेत्र को नियंत्रित विकास करने की नीति अपनाई गई। इसका मतलब यह हुआ कि सरकार द्वारा सबसे पहले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को डिसाइड किया गया, ऐसे क्षेत्र जिसमें केवल सार्वजनिक क्षेत्र ही काम करेंगे, और बचे हुए कुछ उद्योगों को निजी क्षेत्र को सौंप दिया गया, लेकिन उसमें भी सरकार के द्वारा नियंत्रण रखने की बात की गई है। इसके तहत एक औद्योगिक लाइसेंस नीति जारी की गई, जिसके तहत अगर मान लीजिए किसी उद्योग को अपना सेटअप स्थापित करना है तो उससे पहले सरकार को उसके द्वारा उनको लाइसेंस ली जाती थी, जिसको कि लाइसेंस राजनीति के नाम से भी जानते हैं। और इसकी कई अर्थशास्त्रियों ने बड़े व्यापक स्तर पर आलोचना की है, क्योंकि लाइसेंसिंग राजनीति के तहत व्यापक मात्रा में भ्रष्टाचार था, व्यापक मात्रा में अनियमितता थी, जिसकी वजह से निजी क्षेत्र विकास नहीं कर पा रहा था। इसके अलावा 1969 में एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार, जिसको हम बोलते हैं एमआरटीपी एक्ट, ये जारी किया गया। बेसिकली इसके तहत अगर कोई बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को बाय करना चाहती है तो उसके लिए सरकार की पहले परमिशन लेनी पड़ती थी, और ऐसा अधिग्रहण कई बार इतने सारे प्रतिबंधों की वजह से पॉसिबल नहीं हो पाता था, जिससे कि कोई एक बड़ी कंपनी ही बड़ी ना होती चली जाए। क्योंकि आमतौर पर यह देखा गया है कि जो बड़ी कंपनियां हैं वो छोटी छोटी कंपनी जो कि उनकी प्रतियोगी होती हैं उनको खरीद लेती हैं, और प्रतियोगिता से सभी कंपनियों को बाहर करके एकाधिकार स्थापित कर लेती हैं। इस एकाधिकार को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने ये कड़े कानून बनाए और कहा कि सरकार एकाधिकारी बड़ी बड़ी कंपनियां
छोटी कंपनियों का आधिपत्य या कह सकते हैं उनको टेक ओवर नहीं कर सकती हैं, और अगर करती भी हैं, आवश्यक भी है, तो उसके लिए सरकार की परमिशन लेना आवश्यक है। इस लघु उद्योगों का संरक्षण, कुछ देखिए, लघु उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ रहे हैं। महात्मा गांधी जी का विचार था कि देश में असमानता या गरीबी को दूर करने के लिए लघु और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना बहुत आवश्यक है। भारत ने भी अपने शुरुआती दौर में लघु और कुटीर उद्योगों के संरक्षण की नीति अपनाई। इसके तहत सरकार के द्वारा कई ऐसे कार्यक्रम थे, कई ऐसी क्षेत्र थे जिनको केवल और केवल लघु और कुटीर उद्योगों के लिए रिजर्व कर दिया गया, ताकि बड़ी कंपनियों की प्रतियोगिता का सामना ऐसे उद्योगों को ना करना पड़े जो कि लघु और कुटीर उद्योग होते हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान यह रहा कि ऐसे उद्योग जो लघु और कुटीर उद्योग है, उनके अंदर कंपिटिटिव जो बिहेवियर है, जो प्रतियोगी क्षमता है, वो डेवलप ही नहीं हो पाई, जिसकी वजह से जितना उत्पादन वो कर सकते थे उतना उत्पादन नहीं हो पाया। लेकिन बेसिकली हम यहां पे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार के द्वारा खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, इसके अलावा हैंडलूम बोर्ड, ऐसी तमाम उपाय अपनाए गए जिसके द्वारा सरकार का उद्देश्य लघु और कुटीर उद्योगों को विकास करना था, लघु और कुटीर उद्योगों की रक्षा करना था। यानी कि सरकार ने जो पॉलिसी अपनाई वो लघु और कुटीर उद्योगों को डेवलप करने की पॉलिसी अपनाई। 1980 के दशक के अंत तक आते आते लघु और कुटीर उद्योग का लगभग 40% जो है वो उत्पादन में और निर्यात में 45% तक का योगदान रहा है। लेकिन दोस्तों ये योगदान काफी कम है, क्योंकि उत्पादन बहुत कम था और निर्यात भी बहुत कम था। भारी उद्योगों पर ध्यान केंद्रित, देखिए सरकार का यह मानना था कि अगर किसी भी देश को डेवलप करना है तो आपको जो हैवी इंडस्ट्री है, जैसे लोहा है, इस्पात है, इनमें आपको निवेश करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप एक बार इनको निवेश कर देते हो तो आधारभूत संरचना का विकास होगा। क्योंकि निजी क्षेत्र के पास इतने पैसे नहीं थे, जिस समय इंडिया आजाद हुआ निजी क्षेत्र के पास इतने संसाधन नहीं थे, जिसकी वजह से ये काम सार्वजनिक क्षेत्र को या सरकारी क्षेत्र को ही करना पड़ेगा। यानी कि इस भारी उद्योग जैसे लोहा, इस्पात, कोयला, इंजीनियरिंग को प्राथमिकता दी गई, क्योंकि उन्हें बुनियादी ढांचा, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक क्षमता के विकास के लिए महत्वपूर्ण माना गया। यानी कि उनका यह मानना था कि अगर आप कोयला, इस्पात, लोहा, इंजीनियरिंग, इस तरीके के उद्योगों को डेवलप करते हो तो यह एक तरीके का आधारभूत संरचना भारतीय उद्योगों के लिए तैयार करेगा। और एक बार अगर यह आधारभूत संरचना तैयार हो गई तो उसके बाद आप उतने उत्पादन को, विकास की गति को तेज दे सकते हो। भारी उद्योगों को लिए आवश्यक कच्चा माल और मध्यवर्ती उत्पाद प्रदान करने की बात की गई। 1991 से 1951 के बीच भारत ने अपने भारी उद्योगों के आधार को मजबूत किया और भारत का इस्पात उत्पादन क्षमता 1950 में 1 मिलियन से बढ़कर 1990 तक 14 मिलियन टन तक हो चुकी है। दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आ गई होगी। इसके अलावा सरकार के द्वारा संरक्षणवाद की नीति अपनाई गई, विदेशी प्रतियोगिता से संरक्षण देने की बात की गई। बेसिकली संरक्षण का यहां पे मतलब यह हुआ कि सरकार का एक ही उद्देश्य था कि किसी भी तरीके से घरेलू उद्योगों को बचाया जाए। इसके लिए जो विदेशी आयात शुल्क है उनको बहुत ऊंचा रखा गया। बच्चों, मैं आपको बता देता हूं कि पहले 150% तक का टैक्स हुआ करता था। अगर आप आयात करते हो विदेशी कार तो आपको 150% तक का टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि आज की डेट में आप देखोगे 1991 के बाद जब इंडिया ने WTO का मेंबर बन गया तो और ज्यादा करों जो विदेशी वस्तुओं पर लगने वाला कर है उसमें कमी आई। लेकिन उससे पहले 150%, 100% तक भारत में आयात कर का प्रावधान था। इसके अलावा अनेक तरीके के मात्रात्मक प्रतिबंध लगा रखे थे। मात्रात्मक प्रतिबंध का मतलब है यहां पे अधिकतम मात्रा डिसाइड कर देना। अधिकतम मात्रा, यानी कि मात्रात्मक प्रतिबंध का मतलब है अधिकतम मात्रा डिसाइड कर देना। आयात शुल्क का मतलब है जो वस्तु विदेशों से आयात कर रहे हो उस पर शुल्क लगा देना। तो संरक्षण के लिए घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतियोगिता से बचाने के लिए भारत में अनेक तरीके के आयात प्रतिबंध लगाए गए, साथ ही साथ आयात शुल्क भी लगाए गए। इसमें सबसे पहला उपाय आता है आयात नियंत्रण लाइसेंस प्रणाली, जिसके तहत केवल उन पूंजीगत वस्तुओं या तकनीक को आयात अनुमति दी गई जो स्थानीय स्तर पर उपलब्ध नहीं होती। यानी कि सरकार के द्वारा केवल ऐसी वस्तुओं को आयात कर सकते हो, ऐसी पूंजीगत वस्तुओं को आयात कर सकते हो जो कि भारत के अंदर उपलब्ध नहीं है। अगर यानी कि अगर भारत में चीजें उपलब्ध हैं तो आप उनको केवल भारतीय उद्योगों द्वारा निर्मित सामान ही खरीदोगे, विदेशों से नहीं खरीदोगे। इस अवधि में आयात वस्तुओं का औसत शुल्क 100% से भी अधिक था, जैसा कि मैंने आपको यहां पे बताया, जिससे भारतीय बाजारों में विदेशी प्रतिस्पर्धा बहुत कम थी और विदेशी प्रतिस्पर्धा न होने की वजह से उनकी कार्यक्षमता भी काफी कम थी। आयात प्रतिस्थापन पॉलिसी, जिसको हम बोलते हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, इस पर जोर दिया गया। यानी कि सरकार का ऐसा मानना था
कि आप अगर आयात करते हो, लगातार आयात करते हो, तो कभी भी आत्मनिर्भर नहीं हो सकते। आत्मनिर्भर बनने के लिए आवश्यक है कि सरकार एक तरीके से विदेशी वस्तुओं जिनका आयात किया जा रहा है उनका प्रतिस्थापन करे। तो ये बेसिकली बात थी। 1980 के दशक तक भारत में उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली थी। ये देखिए, यहां से बात कर रहे हैं, प्राप्त कर ली थी। साथ ही साथ आयातित वस्तुओं के आयात पर काफी हद तक निर्भरता कम हो चुकी थी। इसके अलावा विदेशी पूंजी पर प्रतिबंध। दोस्तों, विदेशी पूंजी लाभ की भावना से आएगी, और विदेशी पूंजी अगर आएगी तो आपके उद्योगों पर नियंत्रित करती भी करेगी। सरकार को डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि विदेशी पूंजी या विदेशी उद्योग एक बार फिर से भारतीय इंडस्ट्री को डोमिनेट करना शुरू कर दें, क्योंकि जैसा ब्रिटिश रूल में हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना व्यापार करने के लिए हुई, लेकिन धीरे धीरे करके उन्होंने इंडिया को डोमिनेट करना शुरू कर दिया। इसी तरीके से विदेशी पूंजीवाद कहीं ऐसा ना हो कि भारतीय अर्थव्यवस्था के ढांचे को फिर से तहस नहस कर दे। इसके लिए सरकार के द्वारा पॉलिसी अपनाई गई, जिसके तहत विदेशी पूंजी पर पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन काफी हद तक प्रतिबंध लगा दिया गया। यानी कि इसके अंतर्गत विदेशी पूंजी निवेश को कड़े नियमों के तहत नियंत्रित किया गया। विदेशी पूंजी की जो सीमा थी वो 49% तक थी, मैक्सिमम 49% तक, ताकि भारतीय उद्योगों का डोमिनेंट बना रहे। इसके तहत एक विदेशी अधिनियम फेमा, विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम लागू किया गया, जिसके तहत भारत में कार्यरत विदेशी कंपनियों को अपनी इक्विटी हिस्सेदारी को 40% तक सीमित करना पड़ा। मतलब 40%। यह सुनिश्चित किया गया कि संसाधनों को नियंत्रण घरेलू हित धारकों के पास हो, यानी कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री के पास हो। फेमा एक्ट बनाया गया, जिसका मूल उद्देश्य यह था कि विदेशी कंपनी 40% से ज्यादा भारतीय उद्योगों में निवेश न करें। बात करें बच्चों, समाजवादी दृष्टिकोण अपनाया गया। जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि सरकार ने समाजवादी दृष्टिकोण अपनाया, और सरकार का मूल उद्देश्य था किसी भी तरीके से देश के अंतर्गत धन का पुनर्वितरण किया जाए, आर्थिक असमानता को कम किया जाए, गरीबी को कम किया जाए, और जो निचला तबका है उसके पास भी संसाधन पहुंचे। इसके लिए भूमि सुधार किए गए। भूमि सुधार के बारे में दोस्तों आपने ऑलरेडी, हम अगली वीडियो में, अगले चैप्टर में आपको पढ़ाने वाले हैं। भूमि सुधार कार्यक्रम शुरू किए गए। इसके अलावा 1969 में बहुत सारी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, क्योंकि ये बैंकें जो है वो मतलब एक कह सकते हो सरकारी क्षेत्र की बैंकें बनाया गया निजी क्षेत्र की बैंकों से, क्योंकि ये आम पब्लिक को लोन देने में बहुत ज्यादा हिचकिचाती थी। तो इस तरीके की पॉलिसी दोस्तों अपनाई गई। इसके अलावा केंद्रीकृत आर्थिक नियोजन। केंद्रीकृत आर्थिक नियोजन का मतलब है कि सरकार केंद्रीकृत पंचवर्षीय योजना के माध्यम से सरकार ने विकास की योजना बनाई। इसके अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन, बुनियादी ढांचा, विकास को स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित किए गए। यानी कि यहां पे बेसिकली समझाना यह है कि सरकार ने पंचवर्षीय योजना, बच्चों पंचवर्षीय योजना के बारे में भी आप इस वीडियो, इस पूरे के पूरे चैप्टर में आप ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, किस तरीके से इंडिया ने पंचवर्षीय योजना अपनाई थी। तो पंचवर्षीय योजना के माध्यम से सरकार ने अपने विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने का किया। पंचवर्षीय योजना का बेसिकली मतलब यह है कि सरकार अपने संसाधनों को ध्यान में रखकर पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए रणनीति बनाएगी। तो अनेक प्रकार की पंचवर्षीय योजना का परफॉर्मेंस के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आ रही होगी। इसके अलावा कुछ मुख्य उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिसमें से बैंकिंग क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण किया गया 1969 में, बीमा क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण किया गया है 1956 में, कोयला खनन का राष्ट्रीयकरण किया गया 1973 में, एयरलाइंस का राष्ट्रीयकरण किया गया 1953 में। और इसके पीछे का जो उद्देश्य था वो था एक आधिकारिक प्रवृत्ति को रोकना, आय की असमानता को कम करना, और महत्वपूर्ण सेवाएं व्यापक रूप से सामान्य जन के लिए उपलब्ध हो। ये सारे के सारे प्रयास किए गए। तो दोस्तों अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो 1991 से पहले की जो आर्थिक नीति है वो बेसिकली 1991 से पहले की आर्थिक नीति जो है 1991 से पूर्व की आर्थिक नीति संरक्षणवाद पर आधारित थी। संरक्षणवाद पर आधारित थी, और संरक्षणवाद का मतलब विदेशी प्रतियोगिता को बढ़ाना, साथ ही साथ निजीकरण पर आधारित थी। निजीकरण नहीं, राष्ट्रीयकरण। और लाइसेंस राज। यानी कि एक तरीके से लाइसेंस दिया जाएगा, उद्योगों को व्यापार करने से पहले अनुमति लेनी पड़ेगी सरकार की। 1991 के बाद इस लाइसेंसिंग नीति की जगह आई एक नई नीति जिसको हम कहते हैं उदारीकरण।
जिसके अंदर उद्योगों को व्यापार करने की स्वतंत्रता दी गई। संरक्षणवाद की जगह एक नई नीति आई जिसको बोलते हैं वैश्वीकरण, और राष्ट्रीयकरण की जगह एक नई नीति आई जिसको बोलते हैं निजीकरण। तो दोस्तों इसके बारे में हम अगली वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे, उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण के बारे में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।